बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और उस शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जो थे उनकी आखिरी तारीख 14 मार्च थी और 14 मार्च तक कुछ लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए हैं और 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब कागजात नामजदगी जो हैं वो 16 मार्च तक जमा करवाए जा सकते हैं। मैंने ये देखा है कि कागजात नामजदगी जब लोग फिल करते हैं तो उसमें अक्सर व बेशतर बहुत सी गलतियां की जाती हैं और आम तौर पर जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन्हीं गलतियों की बिना पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो नियतन जो है वो उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाया होता है या कुछ फैक्ट्स जो हैं वो वाज़ेह नहीं किए होते, लेकिन अमूमी तौर पर वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब फॉर्म फिल किए जाते हैं तो एहतियात ना करने की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से कुछ गलतियां रह जाती हैं, जिनकी वजह से वो कैंडिडेट्स जो हैं फिर उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। और मैंने इस मरतबा भी देखा कि लोग जब कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे तो उनमें बेशबहा जो थी वो गलतियां थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बना के इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे पास जो कागजात नामजदगी के फॉर्म हैं वो मौजूद हैं, तो मैं उनकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर्म जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है वो इसका फॉर्म ए है और दूसरा हिस्सा फॉर्म बी है। फॉर्म ए जो है उसमें सबसे पहले प्रपोज़र और सेकेंडर जो है उनका बायोडाटा प्रोवाइड किया जाता है, यानी तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा। एक पर्सन जो है वो तजवीज़ करेगा कि मैं फ़लाँ शख्स को सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के लिए फ़लाँ हलका से तजवीज़ करता हूँ, और दूसरा बंदा जो तायद कुनिंदा है वो उसकी तायद करेगा और उसमें कहेगा कि मैं इस कैंडिडेट को जो तजवीज़ किया है उसकी तायद करता हूँ। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का उस हलका का वोटर मेंबर होना ज़रूरी है और वो अपने फॉर्म के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से हासिल करदा जो वोट का अंदराज है उसका सर्टिफिकेट साथ लफ करेगा और उसमें अपना नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, वोट नंबर और शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है वो फिल करने के बाद अपने सिग्नेचर जो है वो सबत करेगा। तो इस तरह तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के कॉलम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोनों कॉलम्स कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो अगला पोर्शन जो है वो कैंडिडेट से मुतल्लिक़ है। कैंडिडेट जो है उसमें अपना नाम और ये कि मैं फ़लाँ जगह का वोटर मेंबर हूँ, और इसके अलावा उनका अंदराज करने के अलावा वो इस बात का भी हलफ देगा कि मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन तस्लीम करता हूँ और किसी अहमदी या मिर्ज़ई फ़िरके से मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये बात जो है उसको भी क्लैरिफाई किया जाएगा और इसके बाद उसमें ये भी क्लियर करेगा कि मैं पाकिस्तान को कायदे आज़म के ख़यालात या फरमूदात जो हैं उनके मुताबिक समझता और जानता हूँ, और मैं अगर इलेक्ट हुआ तो उनके मुताबिक जो है वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करूँगा। और उसमें फिर अपनी जो है कैंडिडेट जो है उसकी मुकम्मल तफसील दी जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज किया जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, और फिर बयान अल्फ़ी जो है वो भी उस पर भी सिग्नेचर किए जाएंगे उसको फिल करने के बाद। ये इस तरह फॉर्म ए जो है इसके 3 पोर्शन मुकम्मल हो जाएंगे, यानी
एक पहला कॉलम जो है प्रपोजर का है, दूसरा सेकेंडर का है और तीसरा जो है वो कैंडिडेट से मुतल्लिका है। ये तीनों जो पोर्शन है कंप्लीट करने के बाद जो इसका फॉर्म ए का हिस्सा है वो पाया तकमील को पहुंच जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है वो है फॉर्म बी। फॉर्म बी में वो जो है वो स्टेटमेंट देगा जिसके मुताबिक उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं उनकी डिटेल बयान की जाएगी। आम तौर पर यहाँ से लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसमें कुछ लोग तो दानिस्ता तौर पे अपने एसेट्स छुपाते हैं और कुछ जो हैं वो फिल करते वक्त कुछ चीज़ों का अंदराज जो है वो सही तरीके से कर नहीं सकते। इसमें फॉर्म बी में ये है कि सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी हर तरह की जो है वो तफसील बयान की जाएगी। उसमें वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है जो उसकी पाकिस्तान में है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कहीं किसी दूसरे मुल्क में है, उन सब का अंदराज ज़रूरी है। इसमें जो प्लाट्स होंगे, उसका घर, अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़, ये सारी जो हैं वो उसमें दर्ज होंगी। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है उनका भी अंदराज किया जाएगा। इसके बाद फिर मूवेबल जो एसेट्स हैं उसमें उसका बिज़नेस जो है वो कौन सा बिज़नेस है और बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में कौन कौन सा है और पाकिस्तान के बाहर कौन सा है। बैंक अकाउंट, उसमें उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तादाद या मिकदार कितनी है। इसके अलावा उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस जगह पे है, उसके बिज़नेस शेयर्स कहाँ हैं, अगर कोई स्टॉक एंड शेयर है वो भी उसमें उसका भी अंदराज किया जाएगा। और दीगर जो नेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आईसीपी सर्टिफिकेट्स वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह और कोई मॉर्टगेज या और इस तरह की कोई दूसरा जो भी किसी किस्म का बिज़नेस कारोबार जो है उन सब का अंदराज किया जाएगा। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल्स जो है उसकी डिटेल आएगी कि उसके नाम या उसके स्पाउस के नाम कितनी गाड़ियां वगैरह हैं। यहाँ मैं इस बात को बयान कर दूं कि एसेट्स जो है कैंडिडेट के, उनसे मुराद ना सिर्फ कैंडिडेट के अपने एसेट्स बल्कि उसकी बीवी और उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उस पे वो बच्चे जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अलहदा नहीं हैं, जो अपने वालिद पे या वालिदैन पे डिपेंड करते हैं, उनसे मुतल्लिका भी तमाम प्रॉपर्टी जो है उनकी तफसीलात कैंडिडेट के एसेट्स में ही कंसीडर की जाएगी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये फ़लाँ चीज़ तो मेरी बीवी के नाम या मेरे बच्चों के नाम है। उसकी बीवी के नाम और उसके बच्चों के नाम जो प्रॉपर्टी है वो भी इन एसेट्स में शुमार की जाएगी और उसका भी अंदराज किया जाएगा। इसमें तमाम तफसीलात जो इनकी एसेट्स की हैं, फर्नीचर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह और जो उसके अकाउंट्स में बैलेंस है, एग्रीकल्चर अराजी जो है, दीगर बिज़नेस जो हैं, उन सब का अंदराज इसमें आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट उसका कॉलम लायबिलिटीज़ का है। इसमें वो बयान करेगा कि मैंने कौन से लोन लिए हैं, मैंने कितने पैसे जो हैं वो बैंक से आधार लिए हुए हैं, कितना जो है वो पैसे लेके लोन लेके कौन सा बिज़नेस किया हुआ है और उसकी तफसील क्या है और कितना लोन जो है उसके ज़ुम्मा वाजिबुल अदा है। इन सब चीज़ों का अंदराज करने के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन का कॉलम आएगा जिसमें वो कैंडिडेट जो है उसके सिग्नेचर सबत होंगे। और बाद अज़ां फिर एक कॉलम आएगा जिसमें कैंडिडेट की मुकम्मल जो है वो तफसील बयान की जाएगी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये तफसीलात जो हैं ये 100 रुपये का स्टाम्प लेकर ये तमाम तफसीलात उस स्टाम्प में दर्ज की जाएंगी। यानी ये कॉलम इनकी तरफ, इस फॉर्म की तरफ देखकर वो उसमें जो है वो उस पर प्रिंट कर लिया जाएगा स्टाम्प पे और उसमें ये सारी तमाम मालूमात जो हैं वो इसमें आ जाएंगी कि उसके डिपेंडेंट्स बच्चे जो हैं वो कितने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन कौन से बच्चे जो हैं उनका इन पर इन्सार है, कितने बच्चे जो हैं वो अपने वालिद पे इन्सार करते हैं और उनके नाम कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी तफसील जो है वो बयान की जाएगी।
और इसके अलावा इसमें कि आया उसके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा 6 मंथ पहले चलता रहा है, पहले तक चलता रहा है या नहीं चलता रहा, और अगर कोई केसेस हैं तो उनकी जो है वो डिटेल क्या है, और फिर उनके फैसलाजात क्या हैं, पेंडिंग है या कोई फैसलाजात हो चुके हैं, उन सब की तफसील जो है वो इस कॉलम में आएगी। और उसके बाद जो उसकी टोटल इनकम जो है वो भी, सोर्स ऑफ इनकम, और उसके जितने भी रिटर्न्स उसने साबका 3 सालों की फ़ाइल की होगी, यानी अब 2023 है, उसमें जो माली साल 2022 की और 2021 की और 2020 की तमाम रिटर्न्स उसकी, उसकी बीवी की, और उसके अगर डिपेंडेंट बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी या बिज़नेस है, उन सब की भी जितनी तफसीलात हैं वो इस कॉलम में आएंगी। इसमें बाकी एग्रीकल्चर अराज़ी कितनी है, उसका टैक्स जो है वो उन्होंने कितना पे किया है या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर वहाँ पे आएंगी। और इसके बाद उसकी ओथ जो है उस पर वेरिफिकेशन होगी, और फिर कैंडिडेट के यहाँ पे साइंस होंगे और थंब इम्प्रेशंस लिए जाएंगे। इस तरह जो फॉर्म है उस पे एक जगह पे प्रपोजर के सिग्नेचर होंगे, एक जगह पे सेकेंडर के सिग्नेचर होंगे, जबकि कैंडिडेट जो है उसके टोटल 6 जगहों पे दस्तखत होने हैं और एक जगह पे उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। और इस तरह ये फॉर्म जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फॉर्म की जो सबसे पहला पेज फॉर्म ए का है, उस पे कैंडिडेट की एक पासपोर्ट साइज़ की जो तस्वीर है वो अटेस्टेड जो होगी वो यहाँ पे चस्पा की जाएगी। और अलावा जी इसके साथ एक चेक लिस्ट लगेगी जिसमें इन सारी चीज़ें जो हैं उनकी डिटेल जो है वो दर्ज होगी, और चेक लिस्ट जो है उस पे अंदराज किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने जो है वो साथ एनेक्स की हैं, उन सब को टिक कर दिया जाएगा। जिसके मुताबिक एक वोट सर्टिफिकेट होगा प्रपोजर का, सेकेंडर का और कैंडिडेट का, और CNIC की कॉपीज़ कैंडिडेट की, प्रपोजर की और सेकेंडर की, जिनका टेस्टेड होना जो है वो ज़रूरी है। और इसके साथ फिर वो फॉर्म ए और बी की तफसील, और इसके अलावा उसकी जो बयान अल्फ़ी वाला कॉलम था उसमें ये भी आएगा कि वो किस सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ पे ये भी तफसील देनी होगी कि सियासी पार्टी जो है उसने अपना जो है उसको इंतखाबी निशान लेने के लिए या उसको टिकट देने के लिए कितनी फ़ीस जो है वो वसूल की है, उसका अंदराज भी ज़रूरी है। लेकिन फिल वक्त वो वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त तो उसकी तफसील आएगी जब उसको टिकट अलॉट होगा, और इंतखाबी निशान जो है वो मुहैया करने से पहले ये जो है वो उसकी तमाम मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ हर कैंडिडेट के लिए मुबलिग 20,000 रुपये जो है वो बैंक में जमा करवा कर उसकी रसीद जो है वो साथ लाफ करना ज़रूरी है। और अगर उसने बैंक में जमा नहीं करवाए तो कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त वो मौका पर भी 20,000 रुपये जो है उनको अदा कर सकता है। और ये फॉर्म जो है डाउनलोड किए हुए फॉर्म काबिल कबूल नहीं है। ये आरोज़ जो हैं उनके दफ्तर से मिलते हैं, और वो 100 रुपये की कीमत के इव्ज़ फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो शख्स चाहे वहाँ से फॉर्म हासिल कर सकता है। इसके अलावा एक तफसील और भी है कि वो कैंडिडेट जो है उसके बैरून मुल्क अगर उसके पास उसका कोई पासपोर्ट है उसकी तफसील भी आनी है, और किसी दीगर मुल्क का पासपोर्ट है उसकी तफसील भी आएगी, और उसने साबका 3 सालों में या साबका दौरानिए में कितने जो है वो बैरून मुल्क दौरे किए हैं, उन सब की तफसील भी वहाँ दी जानी ज़रूरी है। तो इस तरह ये कॉलम्स जो हैं मुकम्मल हो जाएंगे, और जो कागजात नामज़दगी हैं वो पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। मेरा ख़्याल में ये तमाम इसकी जो समझ है वो आप लोगों को आ चुकी होगी। और अगर इस मामले में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेजकर उसका जवाब ले सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके इसकी तफसील या किसी सवाल का जवाब अगर दरकार है तो वो पूछा जा सकता है। आज का मेरा यही टॉपिक था। मैंने सोचा
कि इस मामले को क्यों ना क्लियर कर दूं, ताकि लोगों को जो मसाइल दरपेश आते हैं उनका ज़ाला हो सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। वस्सलाम।